हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का सेकंड इंटरेक्शन है डेट इज द कंपटीशन। तो इससे पहले हमने म्यूचुअलिज्म को डील किया है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज द कंपटीशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में जब डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को शो किया था, तो कंपटीशन में क्या होता है कि जो दोनों ही स्पीशीज़ होती हैं वो दोनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रहता है, यानी कि बोथ आर हार्म्ड। सो एक्चुअली में हम बता सकते हैं कि कंपटीशन क्या है। ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों स्पीशीज एक ही लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे फूड, वाटर, स्पेस को पाने के लिए compete करती हैं। ठीक है, किस किस को पाने के लिए, जैसे वो आपस में compete करेंगी फूड के लिए, वो आपस में compete कर सकती हैं वाटर के लिए, ठीक है, या वो compete कर सकती हैं किसके लिए, स्पेस के लिए। तो मोस्टली इन चीज़ों के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगी। और जब ये कंपटीशन होगा तो इस कंपटीशन की वजह से एक स्पीशीज़ की फिटनेस, यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि जो इसकी आर वैल्यू, फिटनेस कहने का मतलब हुआ जो आर वैल्यू होगी दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस में कम हो जाती है, यानी कि द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़ दैट इज द आर वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़। ठीक है, तो दोनों ही कंपटीशन में क्या होते हैं, हार्म्ड रहते हैं, और इस कंपटीशन से एक स्पीशीज़ की फिटनेस यानी कि जो आर वैल्यू होती है वो दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस में कम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि फिटनेस कम हो जाना मतलब, जैसे हमने बताया कि आर वैल्यू कम हो जाना, इसका मतलब क्या होता है। तो फिटनेस का मतलब होता है यानी कि सरवाइव करना और रिप्रोडक्शन करना कम हो जाता है। आप इसको माइंड में रखें कि आर वैल्यू करने का मतलब होता है कि जो उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब नेचर में मोस्टली जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो मोस्टली कंपटीशन दो टाइप्स की होती है, जैसे आपने पीछे भी डील किया था। तो कंपटीशन को मोस्टली हम दो टाइप्स की पढ़ते हैं, जैसे एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होती है और एक इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होती है। दोनों में अंतर क्या है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होती है, और इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होती है विद इन द सेम स्पीशीज में होती है। तो अगर हम इस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होगा, ये अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा। और आप जानते हैं जब आप एवोल्यूशन को डील करते हैं, जब आप डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डील करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है ये एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट फोर्स होता है, क्योंकि स्पीशीज अपने आप को चेंज करती हैं जिससे वो compete कर पाए। सो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वी कैन सी द फोर्स, जो एवोल्यूशन में एक फोर्स की तरह काम करती है। ठीक है, और क्योंकि स्पीशीज अपने आप को चेंज करती हैं जिससे वो compete कर पाए। जैसे अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो आपके हाइनास और लाइन्स हैं वो फूड के लिए compete कर रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी सनलाइट के लिए compete करते हैं। सो हम बता सकते हैं कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि जो हमेशा जो कंपटीशन हो वो किसके लिए हो, वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो सकता है। यानी कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं आप जो लाइन और आपके हाइनास हैं, दे आर द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। और जब ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं तो कंपटीशन और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो दो बर्ड्स स्पीशीज सेम टाइप की सीड्स खाती हैं तो उनके बीच के जो कंपटीशन होगी, तो क्योंकि उनका जो रिसोर्स होगा वो सेम होगा। दो प्रेडेटर एक ही प्रे को हंट करती हैं तो वो भी सेम रिसोर्सेज होने पे कंपटीशन होता है।
तो हम बता सकते हैं कि कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उसको केस में क्या होगा, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिमिटेड होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो रिलेटेड स्पीशीज ही आपस में compete करती हैं, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अनरिलेटेड स्पीशीज कैन आल्सो compete, यानी कि अनरिलेटेड बिल्कुल अलग स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर सकती हैं। जैसे एक एनसीईआरटी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे जो अनरिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो भी आपस में compete कर सकती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल है फ्लेमिंगोज और फिशेस का, फ्लेमिंगोज एंड फिशेस का। ठीक है। ये दोनों ही एक्चुअली में अनरिलेटेड और बिल्कुल अलग स्पीशीज है, बट सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं। जैसे फ्लेमिंगोज और फिशेस साउथ अमेरिका लेक्स में जू प्लैंकटन के लिए compete करती हैं। जैसे आप देखेंगे ये फ्लेमिंगोज क्या हैं, आपकी बर्ड्स हैं, और इस वाटर के अंदर जो फिशेस होंगी तो ये जो इस पानी में जू प्लैंकटन्स हैं तो उनके लिए compete करती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज तो सेम है बट अनरिलेटेड है स्पीशीज, तो वो फिर भी यहाँ पे क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। सो हम बता सकते हैं कि अनरिलेटेड या बिल्कुल जो अलग स्पीशीज हैं वो भी सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो रिलेटेड स्पीशीज होती है वो ही हमेशा कंपटीशन करती हैं। सो दोनों अलग स्पीशीज हैं, फिर भी सेम फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है यहाँ पे। सो एक मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अनरिलेटेड स्पीशीज जो यहाँ पे compete कर रही हैं, क्योंकि हमेशा हमारे माइंड में आता है कि कंपटीशन हमेशा रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो अनरिलेटेड स्पीशीज में भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। तो इसमें एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप ये ज़रूर मेमोराइज करें, डेट इज द फ्लेमिंगोस जो एक बर्ड है, और फिशेज इन केस ऑफ साउथ अमेरिका के लेक्स में जो जू प्लैंकटन के लिए compete करती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन अबंडेंट रिसोर्स में भी होता है। ऐसा नहीं, अब हमारे माइंड में फिर से आता है कि जो कंपटीशन होता है तो वो हमेशा जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं तो वहीं पे कंपटीशन होता है, नहीं। कंपटीशन अबंडेंट रिसोर्सेज में भी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि रिसोर्सेज हमेशा कम हो तभी कंपटीशन होता है। कभी कभी मैंने कहा कि रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपटीशन हो जाता है। ठीक है। सो इसके लिए एक्चुअली में हम ये समझ सकते हैं कि हमेशा नेचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो वहीं पे कंपटीशन होगा। कंपटीशन वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज प्रेजेंट हो और वहाँ पे भी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है। और इसमें हम अगर इंटरफेरेंस कंपटीशन की बात करें तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, इस टाइप में फीडिंग एफिशिएंसी यानी खाना खाने की जो एबिलिटी है एक स्पीशीज की कम हो जाती है क्योंकि दूसरी स्पीशीज उसे डिस्टर्ब करती है। ठीक है। इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि इस टाइप ऑफ फीडिंग एफिशिएंसी में जो खाने की एबिलिटी एक स्पीशीज की है वो कम हो जाती है। ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि जो दूसरी स्पीशीज है उसे डिस्टर्ब करती है। सो द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज, वही मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा जहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होंगे तो वहीं पे कंपटीशन होगा। मान के चलो अगर यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, अबंडेंट है, लेकिन फिर भी जो एक स्पीशीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी यानी कि खाना खाने की जो एबिलिटी है दूसरी स्पीशीज की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि दूसरी स्पीशीज उसे क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। चाहे फूड अबंडेंट हो फिर भी डिस्टर्बेंस से फीडिंग जो है रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे प्रेडेटर एक दूसरे को खाने से रोक देते हैं, जैसे लाइन्स और हाइनास की एग्जाम्पल ले लो, तो वो एक दूसरे की जो है फीडिंग को रोक लेते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस कंपटीशन का। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ इस टाइप में फीडिंग एफिशिएंसी या खाना खाने की जो एबिलिटी एक स्पीशीज की कम हो जाती है क्योंकि दूसरी स्पीशीज उसे डिस्टर्ब करती है। चाहे फूड अबंडेंट हो फिर भी डिस्टर्बेंस से फीडिंग रिड्यूस हो जाती है। तो एग्जाम्पल के बेस पे जैसे मैंने बताया कि प्रेडेटर एक दूसरे को खाने से रोक देते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं लाइन और हाइनास जो हैं वो दोनों के दोनों प्रेडेटर हैं और वो एक दूसरे को रोक देते हैं, आल्दो यहाँ पे जो अगर फूड है वो अबंडेंट है। ठीक है। इसे एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज करते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन।
इंटरफेरेंस कंपटीशन करने का मतलब अगर जो रिसोर्सेज है अगर वो क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे जो ये आपने दिस वन इज द फ्लेमिंगोज जो हमने अभी एग्जाम्पल एंड फिशेस की पढ़ी, ठीक है, जो जू प्लैंक्टन के लिए कंपटीशन कर रही है। इसी तरीके से जेब्रास और साथ साथ में और भी हार्बीवोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाटर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हाइनास और लाइन डेड प्रे के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी थर्ड डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में अब हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ कंपटीशंस, ठीक है, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द कंपटीशंस। तो एक्चुअली में कंपटीशन के कारण जो आपको एविडेंसेस समझने हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन दैट इज द अबिंगडोन टॉर्टाइज। तो एक्चुअल में क्या है कि जो अबिंगडोन टॉर्टाइज गैलापागोस आइलैंड में रहते थे। जब ह्यूमन ने गोट को इंट्रोड्यूस किया तो गोट ने ज़्यादा एफिशिएंटली वेजिटेशन ब्राउज की, यानी कि मान के चलो यहाँ पे जो टोरटाइज अबिंगडोन टोरटाइज जो गैलापागोस आइलैंड में रह रहा था, तो गोट के इंट्रोड्यूस करने से क्योंकि गोट ने ज़्यादा एफिशिएंटली वेजिटेशन को ब्राउज किया तो गोट ने सारा फूड कंज्यूम कर लिया, तो टोरटाइज के पास फूड कम हो गया और कुछ ही साल में टोरटाइज जो है आपका एक्सटिंक्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि गोट के आने से जो टोरटाइज का रिसोर्स है वो कम हुआ, यानी कि कंपटीशन हुआ, और उसकी वजह से कुछ ही सालों में जो है आपका जो टोरटाइज है डेट इज द अबिंगडोन टोरटाइज इन गैलापागोस आइलैंड में ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये एक मोस्ट कॉमन एविडेंस है कंपटीशन का, यानी कि यहाँ पे जो कंपटीशन हुआ वो किसके बीच में हुआ, अबिंगडोन टोरटाइज और गोट के बीच में। बट क्योंकि गोट की जो एफिशिएंसी थी खाने की, ब्राउज करने की, वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू टोरटाइज से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टोरटाइज को प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिल पाया और कुछ ही सालों में जो है टोरटाइज जो है एक्सटिंक्ट हो गया। सो एक ये मोस्ट कॉमन आपका एविडेंस है कंपटीशन का। इसके अलावा अगर दूसरा अगर आप देखेंगे दैट इज द competitive release. This one is the second evidence for the competition, that is called the competitive release. तो competitive release का मतलब क्या हुआ, अगर कम यानी कि अगर कंपीटिंग स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाए तो दूसरी स्पीशीज अपने एरिया एक्सपेंड कर लेती है। यानी कि अगर कंपीटिंग स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाए, मान के चलो हमारे पास कोई एक ए स्पीशीज है, कोई एक बी स्पीशीज है, ठीक है, एक स्पीशीज ए है और एक बी है। तो अगर मान के चलो ए यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कंपीटिंग है एज कंपेयर टू बी से, तो अगर कंपीटिंग स्पीशीज को मान के चलो मैंने ए को यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा कंपीटिंग ही थी, तो दूसरी स्पीशीज जो बी है वो अपने एरिया को एक्सपेंड कर लेती है, ठीक है, वो अपने एरिया को फर्दर, यानी कि पहले मान के चलो किसी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रह रही थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ए, लेकिन जैसे ही हमने ए को यहाँ से रिमूव कर दिया तो जो स्पीशीज बी है उसने अपने एरिया को फर्दर एक्सपेंड कर लिया, यानी कि एरिया को और बढ़ा लिया। और इसके लिए हम एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कम्पिटिटिव रिलीज का, जिसको कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो कॉनल ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, स्कॉटलैंड में बर्नाकल्स के ऊपर। तो स्कॉटलैंड की सी कोस्ट पर एक्चुअली में 2 बर्नाकल्स की स्पीशीज थी, ठीक है ना। एक स्पीशीज जो थी स्कॉटलैंड में बर्नाकल्स की, वो जो पहली स्पीशीज थी उसका नाम बैलेनस था, जो लार्जर थी और कंपिटिटिवली सुपीरियर थी, यानी कि आप जिसको ए से मैंने कंसिडर मान के चलोगे। और जो दूसरी स्पीशीज इस बैलेनस की थी, जैसे द बर्नाकल्स की थी, तो डेट इज द कैथेमेलिस, जो स्मॉलर थी और जो कंपिटिटिवली थोड़ा इन्फीरियर थी एज कम्पेयर टू द बैलेनस से। यानी कि इसमें क्या है कि जो बैलेनस थी वो लार्ज और स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर थी और जो कैथेमेलिस स्पीशीज थी वो स्मॉल और वीक कंपिटिटर थी। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जो बैलेनस है वो इंटरटाइटल जोन में डोमिनेट करता था, यानी कि जो बैलेनस की जो स्पीशीज थी, जब यानी कि मान के चलो बैलेनस की जो स्पीशीज थी वो मोस्टली डोमिनेट करती थी इंटरटाइडल एरिया, और इंटरटाइडल से वो उसने एक्सक्लूड किया किसको, कैथेमेलिस, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कंपिटिटिवली सुपीरियर थी और कैथेमेलिस को नीच से पुश करके बाहर कर देती थी, यानी कि इंटरटाइडल जोन से बाहर कर देती थी। तो जब वेनल्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहाँ से बैलेनस को रिमूव कर दिया,
जब वहाँ से जब कॉर्नेल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने बैलेनस को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कैथामेलिस ने पूरे इंटरटाइडल जोन को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये दिखता है कि पहले वो कंपटीशन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड था, है ना, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस था, और बैलेंस स्पीशीज की वजह से कैथामेलिस जो है वो इंटरटाइडल जोन से बाहर सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जैसे ही कॉर्नेल्स ने खुद ही बैलेंस स्पीशीज को वहाँ से रिमूव कर दिया, तो जो कैथामेलिस ने है वो पूरे इंटरटाइडल जोन को ऑक्यूपाई कर दिया जहाँ पे बैलेंस स्पीशीज भी रहती थी। तो इससे ये दिखता है कि पहले वो कंपटीशन की वजह से रिस्ट्रिक्ट था। तो इस एक्सपेंशन ऑफ रेंज को हम क्या बताते हैं एक्चुअली में, कॉम्पिटिटिव रिलीज के नाम से जानते हैं। सो व्हेन द कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंटली रिमूव द बैलेंस, तो कैथामेलिस कॉलोनाइज द इंटरटाइडल जोन। तो वहाँ पे फिर देखा गया कि जो कैथामेलिस था, जो एक बैर्नकिल की स्पीशीज थी, दोनों की दोनों बैर्नकल्स की स्पीशीज हैं, तो कैथामेलिस ने भी कॉलोनाइज यहाँ पे कर लिया इंटरटाइडल जोन को। इसके लिए एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब नेक्स्ट में इसी कंपटीशन के अंदर एक हमें प्रिंसिपल को डील करना है, डेट इज कॉल्ड द गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब गॉजेस का प्रिंसिपल कहता क्या है कि मान के चलो कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मान के चलो अगर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक येलो कलर का और एक रेड कलर का, तो आप मान के चलो ये दो क्लोजली रिलेटेड क्या है, स्पीशीज है। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए compete करें, मान के चलो ये कोई एक प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर इनके लिए कोई फूड है, तो ये दोनों की दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करती हैं, compete करती हैं। तो वो दोनों लंबे समय तक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि दोनों, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए compete करेंगी, तो वो दोनों लंबे समय तक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आखिर में जो स्पीशीज वीक होगी, यानी कि जैसे हमने पीछे देखा भी, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर हो वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यही है इसका स्टेटमेंट कि इफ इट स्टेट दैट इफ द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This is called the Gauss's competitive exclusion principle. और याद रखें कि यहाँ पे जो कम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस में। इसका मतलब हुआ कि दोनों का फूड नीच स्पेस ऑलमोस्ट सेम है और कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक स्पीशीज सर्वाइव करेगी, दूसरी एक्सटिंक्ट या एलिमिनेट हो जाएगी। तो बट ये जो प्रिंसिपल है ये लिमिटेड रिसोर्सेज वाले कंडीशन में मोस्टली ट्रू होता है। तो जैसे देखते हैं, दिस में बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट हो तो दोनों स्पीशीज जो है थोड़ी देर तक को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है ना, तो इसे एक्चुअली मैम क्या बताते हैं, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और याद रख लें कि ये प्रिंसिपल हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज वाली कंडीशन में मोस्टली ट्रू होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि मान के चलो अगर जैसे हमने अभी देखा कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जब थी वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं, तो वो लंबे समय तक एग्जिस्ट साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि आखिर में जो स्पीशीज वीक होगी कंपिटिटिवली इंफीरियर वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी या वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए अब क्वेश्चन आता है फिर को एग्जिस्टेंस कैसे होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म, यानी कि स्पीशीज ने इवॉल्व किया है एक मैकेनिज्म फॉर को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहने के लिए, रेदर देन एक्सक्लूजन। और इसके लिए एक्चुअली में जो टर्म पढ़ते हैं डेट इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो अब हम एक्चुअली में रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बात करेंगे कि को एग्जिस्टेंस कैसे होता है। तो कुछ स्पीशीज कंपटीशन से बचने के लिए इवॉल्व कर लेती हैं, एवोल्यूशन के बाद वो अपनी फीडिंग टाइम या हैबिटेट थोड़ा चेंज कर देती हैं, और इसी प्रोसेस को एक्चुअली में रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझने करें जो अब तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन रिसोर्स पार्टीशनिंग को पढ़ने से पहले पहले तो आपको जो गॉजेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
तो जैसे अगर हम रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करेंगे, एक्चुअली में रिसोर्स पार्टीशनिंग में होता क्या है, तो स्पीशीज एक्चुअली में अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेती हैं ताकि कंपटीशन जो है अवॉइड हो जाए। कहने का मतलब है वो अलग अलग फीडिंग टाइम्स होगा, उनका उनका अलग अलग फीडिंग एरिया होगा, उनका अलग अलग फॉरेजिंग बिहेवियर वो चूज कर लेती हैं। इससे मल्टीपल स्पीशीज साथ में को एग्जिस्ट कर सकती हैं। और इसके लिए एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थे मैक ऑर्थर वर्बलर, उनकी एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम अभी डील करने वाले हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि स्पीशीज अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेती है ताकि कंपटीशन जो है वो अवॉइड हो जाए। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स इट इज द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीशीज टू अवॉइड कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम, यानी कि फीडिंग टाइम को अलग अलग, उनका फीडिंग टाइम जो है अलग अलग होगा, है ना, उनका जो डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न हो। और इसके लिए हमने बताया कि जो मैक ऑर्थर वॉर्बलर थे, जो एक इकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड वर्बलर स्पीशीज थी, सिमिलर बर्ड्स थी, वो एक ही ट्री में रहते हुए भी कंपटीशन अवॉइड कर सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 डिफरेंट वर्बलर की बर्ड्स की स्पीशीज है, तो 5 क्लोजली रिलेटेड जो वर्बलर की स्पीशीज हैं, यानी कि सिमिलर बर्ड्स हैं, वो एक ही ट्री में रहते हुए भी कंपटीशन अवॉइड करती हैं, यानी कि इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता। अब कैसे? क्योंकि हर वर्बलर ट्री के अलग अलग हिस्से में ये फीड करती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे है, डेट इज द केप में वर्बलर, जो फर्स्ट स्पीशीज है, ये टॉप ब्रांचेस पे फीड करती है। इसी तरीके से ब्लैक ब्यूरिन वर्बलर, दिस वन सेकंड वन, ये आपके अपर मिडल में जो है फीड करती हैं। ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वर्बलर, ये मोस्टली मिडल जोन में फीड करती हैं। बे ब्रिस्टेड वेबलर जो लोअर मिडल में फीड करती हैं। और लास्ट पे जो माइटल वर्बलर देख रहे हो, ये मोस्टली लोअर ब्रांचेस एंड ट्रंक पे फीड करती हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन नहीं हो पाएगा। जो ये 5 क्लोजली रिलेटेड वर्बलर की स्पीशीज हैं, तो अब इनके बीच में जो है कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे रिसोर्स की जो पार्टीशनिंग की हुई है। यानी कि हम बता सकते हैं कि हर स्पीशीज का जो फॉरेजिंग एरिया है वो डिफरेंट है। फूड ओवरलैप जो है वो कम हो जाएगा, कंपटीशन यहाँ पे है जो अवॉइड हो जाएगा, सब स्पीशीज एक ही ट्री पर को एग्जिस्ट करेंगी। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। सो ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में किसने परफॉर्म किया था, यानी कि उसने इसको ऑब्जर्व किया था, डेट इज द मैक ऑर्थर, शो दैट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वर्बलर लिविंग ऑन ए ट्री could avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. So this one is the resource partitioning. So I hope आपको जितना भी हमने आज कंपटीशन के बारे में समझाया है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हो गया। और आपको इसमें सारी की सारी जो भी हमने आज कंपटीशन में एग्जांपल्स एनसीईआरटी बेस्ड की हैं, वो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अब नेक्स्ट में जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो टॉपिक है, डेट इज़ प्रेडेशन, क्योंकि इससे पहले हमने म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन को डील किया। और अब नेक्स्ट में हम जो है, जो थर्ड वन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, डेट इज द प्रेडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थर्ड वन जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, डेट इज द प्रेडेशन। तो प्रेडेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रेडेटर, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पे, डेट इज प्रे। ठीक है, तो प्रेडेशन में क्या होता है कि दो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, एक आपका प्रेडेटर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, प्रे होगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि प्रेडेशन के केस में जब आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो यहाँ पे हमने क्या साइन यूज़ किए थे, तो जहाँ पे प्रेडेटर जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिटेड होता है, और जो प्रे होता है वो हार्मफुल होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होगा। तो प्रेडेशन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रेडेटर दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रे को मार कर खा जाए, यानी कि प्रेडेटर यहाँ पे किसको खा जाता है, डेट इज द प्रे को। सो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रेडेशन। ठीक है,
यानी कि अगर आप एक्चुअली में क्या देखते हो कि अगर हम ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे माइंड में हमेशा यही आता है कि जितने भी सारे के सारे जो कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर्स, वॉल्फ, है ना, या जो आपके हार्बीवोर्स जैसे जेब्रा, डियर, ये सारे के सारे प्रेडेटर, हमें ऐसे हमारे माइंड में ये नहीं आएगा कि सिर्फ कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, वॉल्फ ही आपके प्रेडेटर होते हैं। हार्बीवोर जैसे मैंने कहा कि जेब्रा, डियर भी प्रेडेटर होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। यानी जो भी फूड ऑब्टेन करता है बाय किलिंग या कंज्यूमिंग अदर, वही प्रेडेटर कहलाता है। सो अगर हम ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करें, सो हम ये नहीं बता सकते कि सिर्फ कार्निवोर ही आपके प्रेडेटर होते हैं। कार्निवोर भी, हार्बीवोर भी आपके प्रेडेटर हो सकते हैं। इससे ये हमें पता लगता है कि यानी कि जो भी फूड ऑब्टेन करता है या तो उसको मार के या कंज्यूम करके, उसी को हम प्रेडेटर बताते हैं। तो 20, जैसे अगर हम 25% इंसेक्ट जो फाइटोफैगस होते हैं, फाइटोफैगस मीन जो प्लांट को ईट करते हैं, तो मतलब वो प्लांट को खाते हैं, इसलिए वो भी प्रेडेटर ही कहलाते हैं। इन्हें हम प्लांट प्रेडेटर कहेंगे। तो हम हमेशा यही नहीं मानेंगे हमेशा कि जो कॉर्निवोर्स होते हैं वही प्रेडेटर होते हैं। तो प्रेडेटर आपके हार्बीवोर्स भी हो सकते हैं या आपके फाइटोफैगस इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। और मान के चलो कि अगर प्रेडेटर अगर प्रे को ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दे तो प्रे एक्सटिंक्ट हो सकता है। यानी कि मान के चलो प्रेडेटर बार बार ज़्यादा जो है प्रे को खा जाए तो उससे तो ये होगा कि जो प्रे है वो कुछ समय में ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो इफ अ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। अगर वो उसको ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, इट रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्रेडेटर। तो कॉमन सेंस है, अगर प्रेडेटर अगर प्रे को ज़्यादा एक्सप्लॉइट यानी कि एक्सप्लॉइट करता है तो प्रे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रे के कारण खुद ही जो प्रेडेटर है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रेडेटर भी मर जाएगा। इसलिए नेचर में प्रेडेटर प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन केयरफुल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दे आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है दे आर केयरफुल, कि वो प्रे को कंप्लीटली खत्म नहीं करते, वो हमेशा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते प्रे को। इसलिए नेचर में जो भी प्रेडेट्स होते हैं दे आर प्रूडेंट मीन दे आर केयरफुल, बिकॉज वो सारे के सारे प्रे को कंप्लीटली खत्म नहीं करते, ठीक है, और एक्सप्लॉइट नहीं करते। जैसे, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो प्रेडेटर है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि दे आर प्रेडेटर इन नेचर आर दे आर प्रूडेंट, केयरफुल। सो वी कैन सी द प्रेडेटर इन एन इकोसिस्टम जो एक्चुअली में इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रेडेटर में, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रेडेटर का किसी इकोसिस्टम के अंदर, सो द प्रेडेटर कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। हमने अभी बताया कि जो प्रेडेटर होगा वो यहाँ पे बेनिफिशियल होगा और प्रे जो होगा वो हार्म्ड होगा। तो प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जो प्रेडेटर है वो तो कॉमन सेंस है, वो प्रे को तो खाएंगे ही, लेकिन क्या होगा कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर नेचुरल प्रेडेटर ना हो तो जो प्रे स्पीशीज अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाती हैं, है ना। अगर नेचुरली मान के चलो प्रेडेटर नहीं होगा तो जो प्रे की स्पीशीज है वो तो अनकंट्रोल तरीके से तो बढ़ जाएंगी। जिसमें एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रिकली पेयर कैक्टस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकली पेयर कैक्टस ओपेंशिया को जब ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1920s में, ठीक है, तो उसका कोई प्रेडेटर नहीं था। यानी कि मान के चलो आप बता सकते हैं कि जो प्रिकली पेयर कैक्टस है इसको एज आप क्या बता सकते हैं, इसकी ये प्रे था। बट वहां पे जब 1920s में जब इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्योंकि उस समय उसका कोई वहां पे प्रेडेटर नहीं था, तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर से सेपरेट हो गया और लैंड को डैमेज करने लगा। बाद में साइंटिस्ट ने कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मोथ, यानी कि जो इसका प्रेडेटर था कैक्टस, इस कैक्टस प्रिकली पेयर कैक्टस का प्रेडेटर है दैट इज मोथ को इंट्रोड्यूस किया।
तो मोथ ने कैक्टस को ईट करना स्टार्ट कर लिया और कैक्टस की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो गई। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। सो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जाम्पल है ये, जिसमें आप देखते हैं कि जो कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर डेट इज मोथ ने कंट्रोल किसको किया, प्रिकली पेयर कैक्टस को, ऑस्ट्रेलिया में 1920s में। ठीक है, तो इस तरीके से वो छा गया कि पूरी लैंड को वो डैमेज कर गया। लेकिन बाद में वहाँ पे एक इसके प्रेडेटर को डेट इज मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो प्रेडेटर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि प्रेडेटर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। और इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रेडेटर आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना। यानी कि हमेशा प्रेडेटर को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और इसे हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना होता है। क्योंकि आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब भी जो है मोस्टली हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रेडेटर को ऐड किया जाता है। सो प्रेडेटर आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। इसके बाद जो है प्रेडेटर करते हैं मेंटेन स्पीशीज की डाइवर्सिटी को। ठीक है, द प्रेडेटर मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेडेटर मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो प्रेडेटर प्रे स्पीशीज के बीच कंपटीशन रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रेडेटर हैं वो प्रे स्पीशीज के बीच की कंपटीशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें कम्युनिटी में डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका प्रेडेटर का, डेट इज द स्टार फिश पैस्टर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन की पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल एरिया में, ठीक है, वहाँ की जो रॉकी इंटरटाइडल एरियाज थे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, जो पाइस्टर स्टारफिश एक की स्टोन प्रेडेटर था वहाँ पे। दिस वन इज द स्टारफिश पाइस्टर इज अ की स्टोन प्रेडेटर। तो एक एक्सपेरिमेंट में जब सारे के सारे पाइस्टर स्टारफिश को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से जब सारे के सारे स्टारफिश पाइस्टर जो एज अ कीस्टोन प्रेडेटर था, जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली जब वहां से रिमूव कर दिए गए, सो आफ्टर 1 ईयर के अंदर क्या देखा गया कि 10+ इन्वर्टेड बीट स्पीशीज वहां पे जो है एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, सो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑल द स्टार फिशेज वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज इंटरटाइडल एरियाज, सो इट काज द एक्सटिंक्शन ऑफ अवर मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज विद इन ईयर ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो क्योंकि जब वहां से उसको रिमूव कर दिया गया तो जो वहां पे दूसरी स्पीशीज थी उनके बीच में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो गई, जिसकी वजह से मोर देन 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में इस स्टारफिश पैस्टर को रिमूव करने से जो 10+ इनवर्टिब्रेटेड की स्पीशीज वो कैसे एक्सटिंक्ट हुई, तो अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली जब स्टारफिश नॉर्मली यहाँ पे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में जो इसका एक्चुअली में प्रे था, डेट इज द म्यूसल्स। क्या थे, जो ये स्टारफिश पाइस्टर थी, इसका जो इसमें जो इसके प्रे थे, डेट इज द म्यूसल्स। ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। तो स्टारफिश नॉर्मली म्यूसल्स को कंट्रोल करती थी, लेकिन जैसे ही पाइस्टर को वहां से रिमूव कर दिया गया तो म्यूसल पॉपुलेशन अनकंट्रोलबली जो है बढ़ गई, अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ गई, क्योंकि अब वहां पे उसका कोई भी प्रेडेटर नहीं था। क्योंकि म्यूसल एज यहाँ पे क्या है, प्रे है, और जो पाइस्टर जो है वो क्या है, प्रेडेटर है। तो जब प्रेडेटर को वहां से रिमूव कर दिया गया तो ये देखा गया कि जो म्यूसल्स की पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ गई और बाकी स्पीशीज की रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि जो म्यूसल्स ने जो वहां पे दूसरी इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज थी तो उनके रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लिया, और कंपटीशन के कारण वो जो दूसरी स्पीशीज थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सो ये इस एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि प्रेडेटर जो है वो मेंटेन करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को। यानी कि अगर प्रेडेटर पाइस्टर जो थे उसके रिमूव करने से मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई,
और इससे क्या होता है कि हम बता सकते हैं कि जो एक्चुअली में प्रेडेटर होते हैं वो मेंटेन करते हैं स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को। और ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्टारफिश पायस्टर का, अमेरिकन की पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल एरिया में जो पायस्टर स्टारफिश है वो एक कीस्टोन प्रेडेटर थी। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि जो एक्चुअली में प्रेडेटर होते हैं वो मेंटेन करते हैं स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को। सो आई होप ये जो थर्ड पॉइंट है आपका वो क्लियर हुआ होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर में। तो नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। और इसमें अगर देखोगे सबसे पहले जो है डेट इज द कैमोफ्लेज, आल्सो कॉल्ड द क्रिप्टिक कॉलोरेशन। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ मैच कर लेना। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ मैच कर ले ताकि प्रेडेटर प्रे को देख ना पाए, इसे एक्चुअली में कैमोफ्लेज या क्रिप्टिक कलोरेशन बताते हैं, यानी कि मिमिक्री करना एक टाइप की। ठीक है, ये मोस्टली इंसेक्ट और फ्रॉग में कॉमन है। सो एक्चुअली में ये इंसेक्ट और फ्रॉग में कॉमन है। ठीक है, कैमोफ्लेज्ड फ्रॉग एक्चुअली में अगर देखो, कैमोफ्लेज अगर फ्रॉग की बात करें सबसे पहले, तो फ्रॉग पत्तों के रंग जैसे हो जाते हैं। जो फ्रॉग्स है वो पत्तों की जैसे, मान के चलो यहाँ पे ये जो पत्ते हैं तो यहाँ पे जो फ्रॉग है वो इन पत्तों की जैसी जो है अपने रंग जैसे चेंज कर लेता है। तो इसलिए प्रेडेटर को वो दिखता नहीं। तो हम बता सकते हैं कि प्रे अपने आप को डिफेंस कर रहा है किससे? प्रेडेटर से। इसी तरीके से आप लीफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट बिल्कुल लीफ जैसे दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक लीफ है और इसी के ऊपर ये इंसेक्ट, यहाँ पे लीफ के ऊपर एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट बिल्कुल लीफ के जैसे है। तो इसे प्रेडेटर को तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे इंसेक्ट है, तो उसे हमें पता लगता है कि जो एक्चुअली में प्रे है वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है किससे? प्रेडेटर से। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जिसे प्रेडेटर उनके खाने से बचता है। तो हम बता सकते हैं कि क्रिप्टिक कॉलोरेशन ऑफ सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स सम्स आर पॉइजनस। और इसमें एक मोस्ट और दूसरा कॉमन एग्जांपल है डेट इज द मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई का टेस्ट प्रेडेटर को बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी कि ये डिसटेस्टफुल होती है प्रेडेटर के लिए। इसका रीज़न है कि एक स्पेशल केमिकल जो इस बटरफ्लाई की बॉडी में आता है जब कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस स्वीट खाता है। यानी कि मान के चलो अगर मोनार्च जो बटरफ्लाई है, तो जब ये एक्चुअली में क्या था, जब इसकी मान के कोई ना कोई एक टाइम पे इसकी कोई लार्वल स्टेज होगी, तो लार्वल स्टेज में ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है ये एक पॉइजनस वीड खाता है। इसको खाता है, ये पॉइजनस वीड को खाता है और इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है वो प्रेडेटर को पसंद नहीं आता, तो इसलिए बर्ड्स इसे खाने से बचती हैं। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है आपका जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो हाईली डिस्टेस्टफुल होता है टू इट्स प्रेडेटर, और इट इज़ ड्यू टू द स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी, क्योंकि इसकी बॉडी में कुछ एक स्पेशल केमिकल होता है जो इसने एक्वायर किया था अपनी लार्वल स्टेज में, डेट इज द कैटरपिलर स्टेज में, फीडिंग ऑन ए पॉइजनस स्वीट। जब उसने किसी एक पॉइजनस स्वीट को फीड किया था तो उसकी वजह से इसका जो अब टेस्ट होगा वो कैसा होगा? डिसटेस्टफुल फॉर द प्रेडेटर। तो उसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रे, जो क्योंकि ये एज अ प्रे होगी तो प्रे अपने आप को डिफेंस करिए किसे? प्रेडेटर से। इसी तरीके से एक मोस्ट कॉमन और एग्जांपल है आपका प्रेडेशन में, ठीक है, दैट इज द थॉर्न्स। दैट इज द थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन कांटे। ये प्लांट का सबसे कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है। ठीक है, दिस वन इज द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स में आप देखते हैं जैसे एकेशिया और कैक्टस में उनके बाहर से क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं। और जब हार्बीवोर इनको खाने के लिए आते हैं तो वो उनको कांटे चुभ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्बीवोर इनको ईट नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो आपके एकेशिया या कैक्टस हैं ये भी एज अ प्रे हैं, बट इनको
थॉरन की वजह से इनको प्रेडेटर यानी कि जो हार्बीवोर्स है वो ईट नहीं कर पाते। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्लांट डिफेंसेस का, यानी कि हार्बीवोर के खिलाफ। ठीक है, तो हार्बीवोर जो है जो कांटे हार्बीवोर्स को प्लांट खाने से रोक देते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्रेडेशन के अंदर, दैट इज द केमिकल डिफेंसेस। कई प्लांट ऐसे केमिकल बनाते हैं जो हार्बीवोर को बीमार कर देते हैं, या फीडिंग या डाइजेशन को रोक देते हैं, या उनकी रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। ठीक है, और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डेट इज द कैलोट्रॉफिस। सो मैनी प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक द हार्बीवोर सिक, इनहेबिट उनकी फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर लेते हैं, उनकी डाइजेशन को इनहेबिट कर लेते हैं, या उनकी रिप्रोडक्शन को डिसरप्ट कर लेते हैं, या उनको किल कर लेते हैं।